गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्या पढ़ा हमने? जो दो पार्टीज के बीच में होती है, बेलर और बेलीज। अब प्रीवियस सेशन में कंसेप्ट तो सारे हो गए थे क्लियर। आज हम थोड़ा वर्डिंग पे फोकस करते हैं। अच्छा, वर्डिंग्स जो है ये मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं, अब मुझे अगर इसको लगता है कि मुझे थोड़ा अंदर और ऐड ऑन करना है तो आप वर्चुअल स्टूडेंट जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मिलेगी वो इसमें कुछ ऐड ऑन करके कंटेंट मिल सकता है। ओके, क्लियर पिक्चर? ये सब्जेक्ट टू कंडीशन रहेगा। अगर मुझे लगता है तो मैं इसमें थोड़ा ऐड ऑन करके आपको दे सकता हूँ, लेकिन कंसेप्ट वही रहेंगे जो मैंने आपको समझाए हुए। चलिए तो शुरू करते हैं। सेक्शन 148 के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन की गई है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की। अब बेलमेंट क्या है तो पहले आज वर्डिंग पे फोकस करते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली। उसको दिमाग में कैसे रखना है मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा, और फिर हम उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, और आज फाइनली मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट खत्म करता हूं। क्लियर पिक्चर? चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या है ये? द वर्ड बेलमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये फ्रेंच से आया हुआ है वर्ड विच मीन्स बेलर। क्या बोलेंगे इसको? BAILER। BAILOR कर दिया कि वो एक पार्टी हो जाएंगी। BAILEE कर दिया दूसरी पार्टी हो जाएंगी। तो BAILER यानी बेलर। बेलमेंट को फ्रेंच में बेलर बोलते। क्या बोलते हैं? बेलर। विच मीन्स टू डिलीवर। क्या करना है हमको? डिलीवर करना है हमको। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब बेलमेंट क्या है अपन समझेंगे। कल मैंने डेफिनेशन आपको सिखाई है, तो डेफिनेशन बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स। वहां फुल स्टॉप कहां चाहिए बताइए तो मेरे को। ओके, बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स। दिख रहा है तुमको? डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। तो बेलमेंट क्या है? ये एक डिलीवरी है गुड्स की जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बात है। अब ये नहीं पूछना सर, अब ये नहीं पूछना कि कैसे डिलीवरी है, क्या है, ये सब हमारा प्रीवियस सेशन में चर्चा हो चुकी है। तो बेलमेंट क्या है? बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। अब बाय वन पर्सन कहां से? फ्रॉम बेलर, और कहां पे? टू अनदर यानी बेली के पास। फॉर सम पर्पस, अपने कल पर्पस देखे सबने। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट डे शाल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश, यहां पे कॉमा चाहिए, बी रिटर्न। जैसे ही पर्पस कंप्लीट हुआ कि वापस करो भैया, यहां तो वापस नहीं करना है, तो जहां मैं बोलूं वहां पे। कौन? जहां मैं बोलूं, मैं कौन? बेलर। जहां बेलर बोले, क्योंकि गुड्स की ओनरशिप किसके पास है? बेलर के पास। अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। और यहां तो वहां पहुंचाओ जहां उसकी जरूरत है। क्लियर पिक्चर? तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, और यही उसकी डेफिनेशन है। चलो डेफिनेशन हमारे साथ एक बार दिमाग में बैठाएंगे। दिमाग में कैसे? दिमाग में देखो। चलो, बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। पहला क्या है? देखो दिमाग में कैसे बैठाना है। सबसे पहले अपने आप को बोलो, बेलमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्या है? कौन करता है? बाय बेलर, बाय वन पर्सन। किसको? टू बेली। तो पहले क्वेश्चन का माइंड में कहना है बेलमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स। कौन करता है? बेलर, बाय द वन पर्सन टू द अनदर। क्यों करता है? क्यों करता है? क्यों? हाँ, क्यों? अच्छा, सब देखो लिखा है फॉर सम पर्पस। दिख रहा है तुमको? फॉर सम पर्पस। क्यों करता है? कुछ तो भी पर्पस है। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, किस में आते हैं? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, बराबर कि नहीं? और क्यों आते हैं? क्योंकि अगर जैसे ही वो पर्पस अकम्प्लिश हो गया कि उसको वापस करो, या तो डिस्पोज करो। किसको? थर्ड पार्टी को, जिसको बेलर कहे। जिसको बेलर कहे।
समझा आपको क्लियर? ऐसे अपने माइंड के अंदर डेफिनेशन बनाते वक्त क्वेश्चंस क्लियर करना, और वो क्वेश्चंस के आंसर तुमको अपने आप वहां पे डेफिनेशन लिख के आएगा। अच्छा, डेफिनेशन एज इट इज चाहिए, इसमें कोई भी चेंजेस चाहिए नहीं, क्योंकि ये एक्ट बनाता है इसलिए। समझा क्लियर? तो डेफिनेशन में कोई भी अपने मन से हेर बदल करने का नहीं। तो यहां तक डेफिनेशन है, कहां से? ये यहां से इन्वर्टेड कॉमा ओपन से, ये पूरी डेफिनेशन है जो आपको एज इट इज रखना है। Thus, there are two type parties in the contract agreement. कौन सा? पहला बेलर एंड दूसरा बेली। अब who is बेलर? The person who delivers the goods to the other is called बेली। तो जो पर्सन गुड्स की डिलीवरी करता है उसको बोलेंगे बेलर, और जो पर्सन को गुड्स की डिलीवरी मिलती है उसको बोलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने लिखा डिलीवर, तुम लिखो पोजीशन। A person who gives the possession of the movable property to someone, that person is known as bailor। तो अंदर का मटेरियल तो भैया आपको मन से लिखना है पूरा, लेकिन बनना चाहिए, क्या चाहिए? अब मैंने ऐसे लिखा, तुम इसको और बता सकते हो। जनरली बेलर इज अ पर्सन हु गिव्स ओनली पोजीशन, नॉट गिव्स द ओनरशिप ट्रांसफर। समझा क्लियर? अंदर का डाटा कैसे बढ़ाना है वो टेक्निक तुमको आनी चाहिए, वो तुम ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। मैं आपको एक बेसिक दूंगा, क्या दूंगा? सिर्फ जो आपको एक बेस समझे, फिर मन से पूरा लिखना है। रट के कितना रटोगे, रट के कितना रटोगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए पूरा पेपर मन से लिखना, सिर्फ डेफिनेशन छोड़ के, और थोड़े थोड़े लॉ के वोकैबुलरी यूज करना। क्या यूज करना? जैसे पोजीशन हो गया, ये वर्ड लॉ का है, डिलीवरी गुड्स, यानी जो मेन टाइटल है पिक्चर का वो प्रोवाइड करना बस, बाकी पूरा मन से लिखना, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्लियर? अब हु इज बेली? द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड। जिसके पास गुड्स डिलीवर हुआ उसको बोलेंगे बेली। अब इसको आप मन से बनाओ, बराबर है। अब जिस पर्सन के पास पोजीशन आया गुड्स का, उसको अपन बोलेंगे बेली। क्लियर पिक्चर? अब फॉर एग्जाम्पल दिया है, नेहा हु इज गोइंग आउट ऑफ सेशन डिलीवर हर गोल्ड टू हर फ्रेंड गुंजन फॉर केयर। तो ये भी एक बेलमेंट है। क्या ये भी? जसीदा लैंड हर एक्टिवा, लेना देना रखना, लैंड हर एक्टिवा टू सिमरन फॉर शॉपिंग ओनली विदाउट चार्ज। तो ये भी बेलमेंट हुआ। अच्छा, बेलमेंट कौन सा हुआ? ये विदाउट चार्ज। कंसिडरेशन है क्या यहाँ पे? नहीं, तो ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट। क्या आएगा? ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट। क्लियर पिक्चर? और यहीं अगर लिख दिया फॉर चार्ज तो भी बेलमेंट है, लेकिन वो आ गया बेलमेंट ऑन हायर। हाँ, वो नॉन ग्रेटिट्यूड में आएगा, और बेलमेंट ऑन हायर टाइप कौन सा आएगा? कि भाई भाड़े पर लिया। बेटा दो कैटेगरी में हर टाइप को देखना है, मैंने आपको कल बताया। अब कंसिडरेशन के बेस पर कंसिडरेशन आएगा उसके अंदर, और यहां पे आएगा म्यूचुअल बेनिफिट्स। क्लियर पिक्चर? समझा? चलो अब आते हैं फीचर्स। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट हो रहा है, अगर तुमको दिख रहा है तो वैसे भी ये इसेंशियल्स तुमको लिखना ही है पेपर में। अगर तुमको आया पेपर में एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो ये जो फीचर्स है ना, फीचर्स, ये उसकी इसेंशियल कंडीशन है, और इसेंशियल कंडीशन चाहिए ही चाहिए होता है, कंपलसरी। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पूछा, उसकी इसेंशियल्स आपको लिखने ही है, देयर इज नो ऑप्शन। गॉट इट? क्लियर पिक्चर? तो ये क्वेश्चन अलग से भी आता है, इसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट या फीचर्स ऑफ बेलमेंट, और अगर एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आया तो आपको साथ में इसेंशियल भी लिख के आनी है। इसेंशियल क्या है? उस कंडीशन है कि ये बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए फुलफिल, उसी को बोलते हैं इसेंशियल्स। क्या बोलते हैं? तो ये इसेंशियल्स चाहिए। अब देखो इंट्रोडक्शन लिख के दिया मैंने, वही है, बेलमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओनर ऑफ गुड्स एंड अदर पर्सन। बराबर कि नहीं? जिसका मालिक है वो गुड्स का, वो और अदर पर्सन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक वो कॉन्ट्रैक्ट को अपन बोलते हैं बेलमेंट। टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड टेम्पररी, क्या के लिए? विद द कंडीशन दैट दे शैल बी रिटर्न
ये शर्त पे कि वो वापस आएगा, या तो वापस नहीं किया तो डिस्पोज होगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, जो उसको डिलीवरी दे रहा है वो पर्सन के डायरेक्शन के अनुसार, वो जिसको कहे उससे। ये इंट्रोडक्शन ऊपर का ही लिया हमने, सब थोड़ा अलग से मॉडिफाइड तुमको करके दिया। क्यों करके दिया पूछो कि अगर आपको अगर एक्सप्लेन फीचर है 4 मार्क का तो इंट्रोडक्शन 4-5 लाइन का लिख के आओ, डायरेक्ट नहीं लिखना। एसेंशियल कंडीशन पूछिए अगर सिर्फ तो आपको 3-4 लाइन में एक्सप्लेन बेलमेंट आपको एक्सप्लेन करना ही है, फिर जाके लिखना है एसेंशियल्स। क्लियर? चलो तो अब हम पढ़ने वाले हैं अब कौन सी कंडीशन चाहिए। तो एसेंशियल्स को यहाँ पे नाम दिया है फीचर्स। क्या दिया है? तो अगर पेपर में फीचर्स आया तो भी लिख के आना, और एसेंशियल कंडीशन आया तो भी आपको यही लिख के आना है। शुरू करें? तो पहला कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट। तो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो सारी कंडीशंस होना जरूरी है। देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन, देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी अ फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, जो हमने पढ़े हैं सब वो होना जरूरी है। अब तुमको मैंने एक एक कंडीशन डिटेल में पढ़ाई हुई है। क्लियर? तो वही है, बेलमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट between the owner of the goods and the other to whom the goods are delivery temporary। ये ऊपर का ही पूरा हमने लिया हुआ है, देखो ये वाला। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। क्या चाहिए? तो इसके अंदर का एक काम करो, मैं आपको मॉडिफाई करके दूंगा जब आपको नोट्स मिलेगी ना। ये नहीं, हम इसमें लिखेंगे क्या, बोलो? द फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। It means there must be an agreement between the parties and the agreement must be enforceable by law। Enforceable by, अब enforceable by law लिखने के बाद वो सारी अदर कंडीशन अपने आप आ गई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनता ही किससे है? A प्लस E। याद है कुछ कि आगे पार्ट पीछे सब पार्ट हो रहा, समझा आपको? क्लियर? ओके, तो ये वाला अंदर का पॉइंट मैं आपको लिख के दूंगा, तो जब भी आपको नोट्स मिलेगी तो आपको ये थोड़ा मॉडिफिकेशन रहेगा। ओके, क्लियर पिक्चर? नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ गुड्स। दूसरा, अगर बेलमेंट करना है तो गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए। गुड्स तुम्हारे पास ही पड़ रहा है, बेलमेंट लेके बैठ गए तो इट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो दूसरा कंडीशन क्या है कि गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए। अगर कोई गुड्स की डिलीवरी हो रही नहीं है, कहां से? फ्रॉम बेलर टू बेली, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर नहीं आएगा। गॉट इट? क्लियर? तो दूसरा कंडीशन है कि गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए। डिलीवरी ऑफ गुड्स इज नेसेसरी इन बेलमेंट टू कन्वर्ट अ ट्रांजैक्शन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इजी लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट है डिलीवरी तो कैसी होनी चाहिए? टेम्पररी। क्या चाहिए? टेम्पररी। पूछो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम ओनली पोजीशन दे रहे। क्या दे रहे? तो टेम्पररी डिलीवरी चाहिए कि वापस कर, यहां तो मैं जिसको कहूं उसे पहुंचा। द गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड परमानेंटली बट दे आर रिटर्नेबल और डिस्पोज, क्या बोल रहा? और डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ बेलर। तो वहां पहुंचा जहां मैं बोल रहा हूं, नहीं तो वापस कर। इस पर्पस के लिए अगर आप डिलीवरी कर रहे हो गुड्स की तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट है टू पार्टीज। अब कम से कम 2 पार्टी चाहिए, बेलर और अकेले से बेलमेंट होगा क्या? नहीं। दे इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट देयर आर 2 पार्टीज, बेलर एंड बेली। अब हु इज बेलर, हु इज बेली हमने ऊपर पढ़ लिया है। फिर नेक्स्ट है राइट टू रिसीव बैक द गुड्स। बेलमेंट के अंदर क्या? हाँ, बेलमेंट के अंदर बेलर को राइट है कि वो अपना गुड्स वापस ले, लेकिन कब? जब पर्पस अकम्प्लिश हुआ तब। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बेलर हैज राइट टू रिसीव बैक द गुड्स व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश। ये आपको लिखना है अंदर, व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश। देखो अंदर का मटेरियल सब आप अपने मन से लिख के आना, बता रहा हूं मैं आपको, ये सिर्फ मेरी नोट्स रेफर करना, रेफर बस। समझा क्या आपको? क्लियर?
मूवेबल प्रॉपर्टी सबसे मेन, बेलमेंट कौन से गुड्स का होता है? ओनली मूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेलमेंट नहीं होता है, समझा? अब एक और बात सुनो, एक और बात बताऊं आपको। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो लैंड से अटैच है। जब तक वो लैंड से अटैच है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन उसको जैसे हमने लैंड से अटैच किया वो भी बन गए मूवेबल प्रॉपर्टी। यू कैन यूज एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ऑन दैट टाइप ऑफ गुड्स ऑल्सो। आप सर एग्जाम्पल दो, ऐसा कौन सा है? एग्जाम्पल चाहिए? जैसे एग्जाम्पल अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल ग्रास, ग्रास, ठीक है, ग्रास। अब ग्रास क्या होता है? ये ग्रास जो है, ये ग्रास जो है, ये ग्रोइंग ग्रास इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट ग्रोइंग ग्रास आपको मालूम है बिकती भी है, बिकती है, आपको पता है बिकती है, ग्रास बिकती है, आपको बता दूं मैं। तो जो ग्रोइंग ग्रास है वो जब तक के क्या, जब तक लैंड पे अटैच है तब तक वो इमूवेबल है, लेकिन जैसे उसको निकाल के बेचना शुरू किया या निकाल दिया तो इट इज ऑल्सो मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो एलिजिबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एग्जाम्पल नंबर 2, फ्रूट्स। फ्रूट्स, फ्रूट्स जब तक के पेड़ से अटैच है तब तक के वो इमूवेबल है, जैसे उसको निकाल दिया इट बिकम अ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? क्यों ये मैंने क्यों बताया पूछो? क्योंकि आगे आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, क्या है? तो किसकी गुड्स, कौन से गुड्स वहां पे आएंगे वो आपको मैं अभी बता रहा हूं, इसलिए वहां भी मूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र किया हुआ है, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स में भी मूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए ओनली गुड्स बनने के लिए। समझा? क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है जिसके लिए बेलमेंट हो रहा है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मैंने कल ही आपको बताया, मैंने कल जितने भी एग्जांपल लिए मैंने एक भी इमूवेबल लिया क्या? अगर आप किसी को घर दे रहे हो रेंट पे, रेंट पे घर दे रहे हो, घर रहने को, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंडर में आएगा? नहीं, क्योंकि वो घर जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही होता है। तो ये थी इसेंशियल कंडीशंस, समझी क्या आपको? अब कल मैंने आपको टाइप्स ऑफ बेलमेंट पढ़ाए थे, तो वो बेलमेंट की टाइप्स फटाफट में निकाल दूं यहाँ से, क्योंकि मैंने कल आपका पूरा ले चुका हूँ। तो जो मैं ले चुका हूँ मैं वो रफ्तार में निकाल रहा हूँ, और जो बाकी है उसके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं हम में से भी। चलो, तो पहला है सेफ डिपॉजिट बेलमेंट। पहला टाइप क्या है? सेफ डिपॉजिट बेलमेंट। अब सेफ डिपॉजिट बेलमेंट किसको बोलते हैं? ये एक सिंपल बेलमेंट है जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ तो भी रखने के लिए लेता है, भाई संभाल के रख मेरी ये चीज, उसको बोलते हैं सेल्फ डिपॉजिट बेलमेंट। समझा क्या? जैसे आप बैंक में अगर कोई लॉकर फैसिलिटी देते हो तो वो भी बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा, क्योंकि आप मूवेबल प्रॉपर्टी वहां सेव कर रहे हो। क्लियर पिक्चर? अ सिंपल बेलमेंट ऑफ गुड्स इज by one person to another to keep them safe. If the bailor has given his goods to the bailee for using them, it is called as bailment for use. तो bailment of use और bailment of safe deposit एक ही होता है। नेक्स्ट है bailment on hire. hire यानी क्या? भाड़े पर देना। When the goods are delivered for hire, hire यानी भाड़े पर लेना, it is called as bailment by hire. For example, a cycle delivered to a person for hire. अपन भाड़े पर पहले साइकिल लेते नहीं थे क्या? बड़े काली साइकिल आती थी, लाल साइकिल आती थी, पहले मालूम है साइकिल भाड़े पर चलती थी। और तुम बच्चों के लिए वो साइकिल छोटी वाली, कौन सी, जादू वाली है ना साइकिल थी, कोई मिल गया वाली, याद है आपको? फिर नेक्स्ट है बेलमेंट फॉर कमोडेशन। कमोडेशन बेलमेंट को ग्रेटिट्यूटस बेलमेंट भी बोलते हैं। लिख लो यहाँ ब्रैकेट में, ग्रेटिट्यूटस बेलमेंट। अब ग्रेटिट्यूटस बेलमेंट में नो कंसिडरेशन चाहिए, नो कंसिडरेशन, याद है कुछ तुमको? दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ नहीं मिलना चाहिए, दोनों में से किसी एक को बेनिफिट हुआ चलेगा,
लेकिन दोनों का बेनिफिट नहीं चाहिए यहाँ पे। When the goods are delivered to a person, commodation to be used by him, it is called commodation bailment. For example, if I give my book to my friend for studying, it is commodation bailment. समझा क्लियर? अब अगर बेलमेंट बाय पॉन, पॉन पढ़ा था हमने, क्या था? जब भी कोई कर्जदार हाँ, जब भी कोई कर्जा देने वाला पर्सन यानी क्रेडिटर जिसको कर्जा देता है, अगर उसके बदले में वो कुछ एसिड गिरवी रख रहा है अपने पास, तो भैया ऐसे आप किसी की भी एसिड गिरवी नहीं रख सकते। सामने वाला तुमको चोरी का केस लगा दिया ना, सीधा अंदर जाओगे 420 में। समझा क्लियर तुमको? तो इसलिए जब भी कोई एसिड गिरवी रखोगे भी ना, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट करा लेना कि भैया तू अपने मन से रख रहा है यहाँ पे, इच्छा से, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा देखो, और ऐसा ही ये मॉर्गेज रख रहा, क्या कर रहा मेरे पास, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। द डेटर कीप्स, अब डेटर कौन? प्रिंसिपल डेटर पढ़ा था तुमको मैंने प्रीवियस टॉपिक में। डेटर यानी कौन? लोन लेने वाला, और जो लोन देता है उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। क्या बोलेंगे? द डेटर कीप समथिंग विद द क्रेडिटर एज अ सिक्योरिटी ऑफ लोन, इट इज कॉल्ड एज बेलमेंट बाय पॉन। और इसमें दो पार्टी होती है, पाउनर एंड पाउनी। बेलर बन जाता है पाउनर और बेली बनती है पाउनी। और बेलर यानी कौन? जो गुड्स दे रहा है, यानी डेटर। डेटर को पाउनर बोलेंगे और क्रेडिटर को पाउनी। पाउनर, पाउनर और बेली को पाउनी। अब यहां पे डेटर अपना, हाँ, डेटर अपना गुड्स देगा, डेटर अपना गुड्स देगा किसको? क्रेडिटर को। तो गुड्स किसका है एक्चुअली? वो सिर्फ रखने के दिया ना उसको एज सिक्योरिटी, तो वो बेलर यहाँ पे डेटर हुआ ना, ये बेलर हुआ ना, बेलर, BAILOR ना, तो इसको पाउनर बोलते, पाउनर, PAWN। हाँ बेटा, जो लोन ले रहा है उसको डेटर बोलते हैं, प्रिंसिपल डेटर। और जो लोन दे रहा है वो क्रेडिटर है। कल तो पढ़ा, कल नहीं, प्रीवियस सेशन में पढ़ाया था ना आपको मैंने, कहां पढ़ाया था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। तो अब जो लोन ले रहा है, तो अब एसिड भी कौन गिर रखेगा? वही लेगा ना। समझा? तो पाउनर की स्पेलिंग क्या है देखो तो, NER। और क्रेडिटर यानी बेली, और बेली को दूसरा नाम है पाउनी। जो लोन दे रहा है वो क्रेडिटर, और जो ले रहा है वो डेटर। अब जो लोन लेगा तो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी वही रखेगा ना, तो बेलर ये हुआ ना यहाँ पे। अब लोन वाला पार्ट यहां मत देखो, यहां सिर्फ गिरवी वाला पार्ट देखो, गिरवी वाला पार्ट बस। हाँ, मूवेबल। तू मेरे पास गोल्ड लोन, मेरे पास तू लोन लेने आई, भाई मेरे को कर्जे पे 2 लाख रुपए दे, ठीक है। अब तू बोलती मेरा गोल्ड रख लो, लगे तो गोल्ड रखा अपना, मेरे को कर्जे से 2 लाख रुपए लिए मुझसे ने। नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है? ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। वो इसमें नहीं आता, उसका अलग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जैसे आपने बैंक से लोन लिया, गोल्ड लोन लिया, गोल्ड लोन, तो बैंक को आपने गोल्ड दिया ना, तो गोल्ड लोन जो है वो गोल्ड जो बैंक आपसे लेगी ना, जो डॉक्यूमेंट साइन कराएगी ना, उसमें वो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी साइन कराएगी आपसे, एग्रीमेंट ऑफ बेलमेंट। होम लोन लिया तो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि होम लोन में हम गिरवी क्या रखते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो बेलमेंट की साइन नहीं होती उसके अंदर। समझा? यानी कल को बैंक के पास अगर लोन लेने जाओगे, डॉक्यूमेंट्री साइन कराएगा, तो उसमें देखना, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी रखोगे ना बैंक के पास तुमने, तो पक्का वो तुमसे ये एग्रीमेंट ऑफ बेलमेंट करवाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर उसको लोचे में आ जाएगा। क्योंकि कल को तुमने बैंक के ऊपर क्लेम किया कि ये घर से आके मैं लेके गए, तो चोरी का केस लग जाएगा उसके ऊपर। समझा? तो कोई भी चीज ऐसे ही नहीं मिलती, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता। ओके, चलो फिर नेक्स्ट है बेलमेंट फॉर कैरेज।
अब बेलमेंट ऑफ कैरेज यानी क्या, वही डिस्पोज करना। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अनदर पर्सन फॉर कैरिंग देम फॉर अ रिवॉर्ड, याद है कल कुरियर वाला एग्जांपल दिया था, कुरियर वाला में एग्जांपल, इट इज कॉल्ड एज बेलमेंट फॉर कैरेज। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जब नोट्स आपको आएगी तो सब्जेक्ट टू कंडीशन में भी होता है आपको लैंग्वेज चेंज क्या है, मेरे को यहाँ पे इच्छा है लैंग्वेज चेंज करने की तो मैं करके दे सकता हूँ, समझा क्या? ऑफलाइन वाले स्टूडेंट समझ लो और वर्चुअल वाले भी समझ लो, लेकिन बेस यही रहेगा, इससे थोड़ा लैंग्वेज रहेगा लेकिन अंडरस्टेबल रहेगी, क्या रहेगी? और जहां मुझे चेंजेस नहीं लगता है मैं नहीं करूंगा, टेंशन मत लो, आपको वही मिलेगी जो पढ़ा रहा हूं। गॉट इट क्लियर? फिर नेक्स्ट है बेलमेंट फॉर रिपेयर। रिपेयर नहीं, आपने कोई चीज किसी को रिपेयर करने के लिए दिया तो तभी भी आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट लेगा, नहीं तो चोरी का केस लग जाएगा उसके ऊपर। इफ अ पर्सन डिलीवरिंग हिज गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर रिपेयर, क्या के लिए? इट इज कॉल्ड बेलमेंट फॉर रिपेयर। अब देखो यहाँ पे एक एक पर्पस सब आ रहा है, बस कई पर्पस डिस्पोज का आ रहा है, कई पर्पस खुद के पर्पस के लिए हो रहा है, यूज करने के लिए बेली के, बस यही है। फॉर एग्जाम्पल आई गिव माई एक्टिवा, एक्टिवा नहीं बाइक, ओनली बाइक, टू अ मैकेनिक फॉर रिपेयर, इट इज कॉल्ड एज बेलमेंट फॉर रिपेयर। क्लियर पिक्चर? अब इसमें मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं थी, कल मैंने आपको पढ़ाया। आज मैं पढ़ाने वाला हूं ड्यूटीज ऑफ बेलर। ड्यूटीज ऑफ ये क्या है भाई? तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर जब दो पार्टीज के बीच में ओके स्टूडेंट्स, अभी 2 मिनट ध्यान दो। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेलर ये क्या है सुनो। ड्यूटीज ऑफ बेलर यानी क्या, जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, राइट और रॉन्ग? तो जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ध्यान दो, बेलर एंड बेली, तो इन दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेलर की क्या क्या ड्यूटीज है, जिम्मेदारियां है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो पढ़ना है। अब नोटिस करो, जब दो पार्टीज के बीच में रिस्पॉन्स भी आ रही है तो एक की ड्यूटी दूसरी के राइट्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, तो अगर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो दूसरे की अपने आप क्या होती है? पावर। तो अब यहां पे हम एक साथ दो चीज पढ़ेंगे। जब मैं आपको ड्यूटीज ऑफ बेलर पढ़ाऊंगा तो ड्यूटीज ऑफ बेलर ही राइट्स ऑफ बेली बन जाती है, क्योंकि एक की जिम्मेदारी दूसरे का हक। दो पार्टीज के बीच में अगर एग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक की जिम्मेदारी अगर है तो दूसरे के अपने आप क्या बन रहे? राइट्स। तो देखो आप ये दोनों एक साथ पढ़ाए जाएंगे तो आपको दिमाग में भी एक साथ रहेंगे, और इसलिए मैं यहाँ पे 2 मिनट का लिए मैंने आपको पॉज लिया पहले। आपका समझ में आ रहा आपको क्लियर? यानी क्या कर रहे हैं हम कि अगर बेलमेंट के अंदर ड्यूटी, अगर एक बेलर की ड्यूटी क्या क्या है और बेलर की ड्यूटी वो बन जाती है बेली के राइट्स। तो आप देखो ये दोनों पॉइंट एक साथ चलेंगे। पिंकी ध्यान दे। अब पहला, हाँ, तो पहला ड्यूटी क्या है? डिस्क्लोज डिफॉल्ट, डिस्क्लोज डिफॉल्ट। अब नोटिस कर देखो, अब बेली के मैं हाथ पर राइट्स पढ़ाऊंगा, राइट्स, राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट एनी डिफॉल्ट। अब ये क्या है सर? तो समझो मैं क्या पढ़ रहा हूं, एक के ड्यूटीज दूसरे के अपने आप क्या बन जाएंगे? राइट्स। देखो पॉइंट सेम चलेंगे तो आपको लर्न करने में आसानी जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, देखो अब देखो, इट इज द ड्यूटी ऑफ बेलर टू डिस्क्लोज द बेली फॉल्ट इन द गुड्स ऑफ विच ही इज अवेयर which materially affect the use of them। सुनो बता रहा हूं, जब कोई बेलर और बेली के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा
और जब वो गुड्स की डिलीवरी करेगा तो बेलर की जिम्मेदारी है कि अगर उस गुड्स के अंदर कुछ डिफॉल्ट है तो बताओ भैया। बताओ, और अगर नहीं बताया और अगर वो गुड्स को डैमेज हुआ तो फिर बेली लाइबल नहीं है उसको पे करने के लिए कंपनसेशन। अब ये बेली की ड्यूटी है कि बताओ, तो बेली का क्या हुआ, ये सॉरी बेलर का ड्यूटी है बताओ डिफॉल्ट। लेकिन डिफॉल्ट कौन सा, मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट का मतलब है जिस चीज से कॉन्ट्रैक्ट में अफेक्ट हो सकता है, इमटेरियल फैक्ट नहीं। अब सर ये मटेरियल फैक्ट और इमटेरियल क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में कुछ भी नहीं आ रहा हमको, तो तुम्हारे माइंड में ऐसा आ रहा होगा, बराबर कि नहीं। हाँ, तो अभी तक तो मैंने कुछ बताया ही नहीं ना, अभी बताना बाकी है। और देखो सिंपल है, सबसे पहले मैं राइट्स पढ़ता हूं बेली की। अब बेली के राइट्स देखो क्या बता रहा है, मैं दोनों को एग्जाम्पल देके पढ़ाऊंगा। बेली हैज राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द गुड्स बाय द बेलर बिफोर दे आर बेल्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म। अब सुनो क्या होता है, देखो एग्जाम्पल समझ जाएगा। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल कल वाला एग्जाम्पल लेते हैं, कल का एग्जाम्पल बेलमेंट पेलमेंट, नहीं ये नहीं है, एक मिनट मैं बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहा हूं। हाँ, अब याद करो यहां पे कल हमने ये एग्जाम्पल लिया था ये एक्टिवा वाला। अब बताओ ये कौन थी, नाम क्या था इसका, गीता सीता है ना, ये गीता है ना, तो मिस गीता और सीता। अब जब सीता गीता से गाड़ी लेने आई थी, सीता गीता से गाड़ी लेने आई थी, गाड़ी गीता की है। तो गाड़ी, अगर गाड़ी के अंदर सपोज ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं लग रही गाड़ी में, ये बताना किसका काम है, कॉमन सेंस की नहीं। अब गाड़ी में ब्रेक नहीं है, अगर ये बताने से बताओ सीता वो गाड़ी स्किप कर सकती थी, मटेरियल फैक्ट है, मटेरियल फैक्ट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होने में अफेक्ट होता था। तो जब गाड़ी एक सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं है, डिफॉल्ट है, क्या है, लेकिन डिफॉल्ट कौन सा, मटेरियल फैक्ट। कौन सा, मटेरियल फैक्ट जिससे कॉन्ट्रैक्ट में अफेक्ट हो सकता है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट लेने के पहले बेली सोचे नहीं यार रहने नहीं चाहिए, उस मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करने का काम किसका है, ये जिम्मेदारी है बेलर की। और यही राइट जानने का हक किसका है, ये जानने का हक जो है, राइट जो है वो बेली का है। इसलिए बेलर की ड्यूटी बेली के राइट्स बन जाते हैं। अगर ब्रेक, सपोज गाड़ी में ब्रेक नहीं है और गीता ने अगर ये बताने का जिम्मेदारी किसका है, ये बताने का जिम्मेदारी इसका है, क्योंकि अगर ये गाड़ी में ब्रेक नहीं होना, दोनों ब्रेक नहीं लगना, ऐसी गाड़ी, घातक गाड़ी सीता लेके जाएंगे, या फिर बोलेंगे रहने दे मैं दूसरे फ्रेंड को बुलाती, मैं जाती खुद ही। लेकिन अगर सपोज गाड़ी में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डैंक लगा हुआ है, डैंक, और अगर ये बात गीता ने नहीं बताया सीता को, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है, वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि वो मटेरियल फैक्ट थोड़ी ना है। नहीं, ये सीता ने देख लिया था वो डेंट है, देख लिया सीता ने, गाड़ी में एकदम मामूली सा डेंट है, एकदम ऐसे थोड़ा चीरा आया हुआ है, डेंट, एकदम डेंट, चीरा नहीं डेंट। तो डेंट से गाड़ी कुछ होना है क्या, नहीं। तो बताओ वो चीज मटेरियल फैक्ट है क्या, नहीं, वो मटेरियल फैक्ट नहीं है, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट में अफेक्ट नहीं होगा। और वो अगर गीता ने नहीं बताया अभी तो भी चल जाएगा, क्योंकि उससे कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो कौन सी चीजें बताना, कौन सी चीजें नहीं बताना, क्लियर पिक्चर। ब्रेक नहीं होना ये घातक है, ये अफेक्टेड है, लेकिन वहां पे डैंक लगना अगर गीता ने नहीं बताया सीता को तो भी चल जाएगा, क्योंकि उससे गाड़ी को कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब चल रही गाड़ी तो डैंक तो लगता है रहेगा, उसमें क्या है, मामूली से, एकदम मामूली से डैंक है, दिखता भी नहीं दूर से। समझा आपको क्लियर। तो इसलिए ये पहली ड्यूटी है किसकी,
गीता की, और यही राइट से जानने का सीता का। सीता बोले तो बेली, और ये बेलर, ये बेली। समझा? क्लियर? नंबर 2, सॉरी, तो देखो मैं दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूं, भला डबल नहीं पढ़ाऊंगा। बेली, सॉरी बेली का पहले ड्यूटी पढ़ते ना। अब दूसरी ड्यूटी क्या है? टू रीपे एक्सपेंस, सॉरी यही है ना, टू रीपे एक्सपेंसेस टू द बेली। टू रीपे एक्सपेंसेस टू बेली। अब ये क्या है सर? पहले पढ़ लूं फिर बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के पहले तो पहला पॉइंट सबको क्लियर है अच्छे से, कोई डाउट नहीं दोनों में। अब यही राइट्स पढ़ते, राइट्स देखो, राइट्स, राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस। ये एक जना रीपे करेगा, एक जना रिसीव करेगा। बेलर रीपे करना है बेलर को, और बेली को रिसीव करना है। अब इसमें क्या है मैं आपको समझा के दे रहा हूं, ध्यान दो। इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूटस बेलमेंट, अब ग्रेटिट्यूटस बेलमेंट क्या होता है ये नहीं पूछना, पीछे गया, छोड़ा है मुगलिया। ऑल ऑर्डिनरी expenses are to be paid by belly, while the extraordinary expenses are to be paid by baler. In case of other bailment, all expenses are paid by baler. अब सर ये बात तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आई हमको, नहीं आई ना, तो हम समझाएंगे आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो, हम बैठे उसके लिए। ओके, अब यही मैं राइट्स पढ़ता हूं। पहले राइट्स देखो, थोड़ी बात है, लॉ की जो लैंग्वेज इतनी उलझी होती है, सुलझा के देने वाला काम एक ट्यूटर का होता है, बराबर कि नहीं? तो मैं आपको अब समझा के दे रहा हूं, टेंशन मत लो, यहां से जाओगे आ जाएगा, गारंटी मेरी। बेली है इंटाइटल, इंटाइटल का मतलब बाउंड होना, क्या होता है? बंधना। इंटाइटल टू रिकवर रीजनेबल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम इन द कनेक्शन विद द गुड्स और गुड्स बेल्ड। जब तक गुड्स आपके पास था तो उसके ऊपर जो खर्चे थे, खर्चे कौन से? एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे, वो लेने का राइट किसको है? बेली को, और वो देने का ड्यूटी किसका है? बेलर का। अब कमोडेशन बेलमेंट में जो नॉमिनल खर्चा है वो नहीं भरना है, लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा है वो भरना है, और बाकी अदर बेलमेंट्स में सभी खर्चे बेलर भरेगा, वो ड्यूटी है। अब एग्जांपल सपोज देखो, ये बेलर है, ये बेली है। जब अपन वो एग्जांपल लेते हैं, ये वाला गाड़ी वाला। अब क्या हुआ, सीता ने गीता को गाड़ी दिया, सीता ने गीता को गाड़ी दिया कि नहीं दिया? बोलो हाँ या ना, बोलो एक बार, सबने बोला हाँ दिया। अब क्या हुआ, गीता गाड़ी लेके गई और गाड़ी होगी पंचर। क्या होगी? पंचर। अब सीता ने गाड़ी लिया किससे? गीता से, और सीता ने गाड़ी जब दिया तो गाड़ी जब गई शॉपिंग करने, अब शॉपिंग करने गई, इसका कोई भी काम है क्या? नहीं है। अब बताओ गीता का कोई बेनिफिट है इसके अंदर? जब गीता ने अपनी गाड़ी दिया सीता का, तो बताओ ये ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट हुआ कि नॉन ग्रेटिट्यूडस? ऐसे दिया फ्रेंडशिप के नाते। तो तुम लोग ऐसे सोए क्यों हो? बताओ ना एनर्जेटिक होके। जब सीता ने गाड़ी दिया, गीता ने गाड़ी दिया सीता को, तो बताओ सीता ने बोला कि भाई मेरी शॉपिंग रही हुई है, शादी की, मेरे को शॉपिंग करने जाना है, तो शॉपिंग करने गई सीता गीता की गाड़ी लेकर। तो बताओ ये कौन सा बेलमेंट हुआ? ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट हुआ कि नॉन ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट हुआ? ग्रेटिट्यूडस, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन की नीड नहीं है। तो बता रहा है अगर ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट होता है तो उसमें जो भी खर्चे एक्सपेंस लगे अगर, तो बेली भर सकता है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे लगे तो बेलर को ही भरना है वो। अब ये एग्जाम्पल क्या हुआ, सीता गई बाजार में गाड़ी हो गई पंचर। अब पंचर हो गई तो टायर बनाने वाले ने बोला भाऊ सॉरी मैडम 40 रुपए लूंगा। क्या बोला? तो बेली ने बोला ठीक है बनाओ। सीता ने बोला गाड़ी बनाओ। अब गाड़ी किसकी थी? गीता की। लेगी कौन का था? सीता। तो 40 रुपए
ये एक नॉमिनल खर्चा है। अब बताओ, अगर ये फ्रेंड अगर 1 लाख की गाड़ी दे रही तो ये फ्रेंड 40 रुपए खर्चा भी किया तो भी क्या फर्क पड़ना है, कुछ फर्क पड़ना है क्या? तो ये हो गया नॉमिनल खर्चा जो ग्रेट्यूटस बेलमेंट में चलता है अगर बेली ने भरा तो, जब बेली के पास गुड्स बेल्ड है तो। यहां तक समझा? क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। अब यही एग्जांपल कंडीशन नंबर 2 दे रहा हूं। अब क्या हुआ, गीता गई, सॉरी सीता गई गीता के पास कि फिलहाल गाड़ी दे शॉपिंग करनी है शादी की। गीता ने बोला लेके जाना, कोई पूछने की बात है कि ले चाबी ले, और गीता ने सीता को गाड़ी दे दी, जाओ शॉपिंग करो। अब हुआ इस तरीके से, जब सीता शॉपिंग करने गई तो मार्केट में गाड़ी हो गई पेंचर वाले के पास लेके गए भैया के पास सीता, तो पेंचर वाला बोलता इसका तो टायर ही चेंज करना पड़ेगा। कितना खर्चा आएगा? 1500 रुपए। अब 1500 रुपए मटेरियल है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा है ना। अब ये बात सीता को पता है कि एक बार की गाड़ी के जाने के बाद टायर तो खराब होता नहीं, ट्यूब खराब होता है, चलो मानता हूं, टायर। अब टायर तो एक टायर पता है 2-2 हजार किलोमीटर चलता गाड़ी, 10-10 हजार किलोमीटर चलता गाड़ी, तो तब जाके खराब होता। तो यानी एक बार के चक्कर में टायर खराब हुआ क्या? टायर पक्का घस चुका था, तो उसने रिपेयर वाले ने बोला कि टायर तो पूरा घस चुका है, इसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, नहीं तो बना के दूंगा तो डबल पेंच हो जाएगी। अब फिलहाल अगर सीता ने 1500 रुपए खर्चा करके भर भी दिया तो ये कॉमन सेंस है, ये पैसा किसको भरना है? तो ये गीता का काम है कि इसको दे दे 1500 रुपए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। 40 रुपए तक बात ठीक थी, लेकिन 1500 रुपए सीता भरेंगी, ये कहाँ की सही बात है? तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा जो है ये गीता को भरना है ना, बेलर को। ये ड्यूटी है बेलर की, ये बेलर की ड्यूटी है, और ये 1500 रुपए लेने का राइट किसका है? बेली का राइट है कि वो एक्सपेंसेस ले उससे। नहीं तो पूछा ना उससे, पहले पूछा फोन पे कि भाई टायर चेंज करूं क्या? हाँ, तो अगर ग्रेट्यूटस बेलमेंट आता है तो नॉमिनल खर्चे बेली भरेगा, लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे वो बेलर ही भरेगा। नहीं, 40 रुपए बेटा, अब तेरी 1 लाख की गाड़ी लेके जा रही, 40 रुपए खर्चा किया भी तो क्या होता है? और 40 रुपए खर्च, ये पेंचर जो होता है वो ये बार के ट्रिप में हुआ ना, तो इससे समझता कि भाई इसने गंदे रास्ते से उड़ाया होगा। एक मिनट, फिर से देखो, ध्यान दो। नॉमिनल एक्सपेंसेस, ये क्या लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है ना पूरे लैंग्वेज में। ये देखो, अगर मैं बेली की ड्यूटी पढ़ता हूँ, बेलर की ड्यूटी पढ़ता हूँ, बेलर की ड्यूटी, ये देखो, सॉरी ये रहा, इन द केस ऑफ ग्रेट्यूटस बेलमेंट ऑल ऑर्डिनरी खर्चा, देखो क्या लिखा हुआ है? ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कौन भरेगा? बेली। 40 रुपए टायर का, याद रखना दिमाग में, लेकिन 1500 का फटका लगा तो वो मटेरियल है, क्या है वो? हाँ, तो यहां पे उसको नाम दिया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये तो भाई कॉमन सेंस है, ये तो बेलर काम है ना, गाड़ी उसकी है तो ओनरशिप उसकी है तो वही भरेगा ना। और एक बार के ट्रिप से थोड़ी ना टायर वो खराब होता, भाई पेंचर हुआ समझ सकते हैं हम। और अगर गलती से अगर अदर बेलमेंट है, अदर बेलमेंट, तो उसमें कोई भी छोटा खर्चा हो या बड़ा खर्चा हो बेलर ही भरेगा। जैसे एग्जांपल अभी सपोज क्या हुआ, ये ए है और ये बी है। अब ए ने अपनी कार भाड़े पर दिया, अब कार है, अज्यूम करो ये बेटा, अब मेरे को ड्राइंग है, समझ गए ना तुम लोग? अरे यार,
एक्चुअली बात क्या है, अब इतने में इतना ही मिलता। ठीक है, हाँ। अब अगर सपोज मैंने, अब ए ने अपनी गाड़ी भाड़े पर दिया, हायर किसको, बी को। तो बताओ बेलर कौन है, ए, और बेली कौन है, बी। तो अगर बेली गाड़ी लेके गया और गाड़ी होगी पंचर और वहां पे लग गया 150 रुपए, क्योंकि कार है तो ये भी एक ऑर्डिनरी खर्चा है, ये भी खर्चा बेलर ही भरेगा, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी इसको किराया दिया हुआ है। तो तेरे ऊपर कोई भी खर्चा जो आ रहा है वो हम क्यों भरे, वो तेरे को ही भरना है। सॉरी, सारे एक्सीडेंट, अब इसका ही ड्राइवर था ना भाई, इसने ड्राइवर दिया हुआ है ना। अब जो भी अगर कार का एक्सीडेंट भी हुआ तो भी हम लाइबल नहीं है, ये बेलर ही भरेगा, यानी ए ही भरेगा। समझा आपको क्लियर? तो अदर बेलमेंट में छोटे मोटे खर्चे किसको भरने, बेलर को। सिर्फ ग्रेटिट्यूडियस बेलमेंट में, क्योंकि ग्रेटिट्यूडियस बेलमेंट में बेनिफिट बेली का होता है, उसमें छोटे खर्चे बेली भरेगा। लेकिन अगर उसमें भी सिल्लक के खर्चे आ गए बड़े वाले तो वो बेलर ही भरेगा। समझा? और अगर बेली ने भरा भी तो बेली को राइट है वो वापस लेने का। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट देख के बनेगा क्या होगा। क्लियर पिक्चर? चलो तो देखो, अच्छा दो राइट्स समझ में आए, 2 बेलर के ड्यूटीज और 2 बेली के राइट्स, दोनों एक साथ चल रहे हैं। समझा क्या? बाकी कल देखते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। आज इतने में इतना बस बोला।